नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम ड्यू सोल यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का एक सब्जेक्ट ले रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है पॉलिटिकल साइंस से है और पॉलिटिकल साइंस BA जो बच्चे कर रहे हैं और ड्यू सोल से, उनके लिए जो सब्जेक्ट है बहुत ही उपयोगी है। हम आज की इस वीडियो में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि इस विषय के जो सभी इकाइयां हैं, कुल मिलाकर इस पूरे सब्जेक्ट में, इस पूरे किताब में 3 इकाइयां हैं और हर इकाई में 3-4 चैप्टर हैं। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि हर इकाई के एक चैप्टर पर संक्षिप्त चर्चा करें। हम कम से कम इतनी चर्चा तो उस विषय पर कर लें, चैप्टर पर कर लें, कि जिससे परीक्षाओं में जाने वाले बच्चे को इस चैप्टर की एक सामान्य सी समझ हो जाए, एक सामान्य सी जो तथ्य हैं, जो जानकारियां हैं इस चैप्टर में, वो उन तक पहुंच पाए, ताकि एग्ज़ाम में, परीक्षाओं में उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर लिखते समय ये पता ज़रूर हो कि वो परीक्षाओं में किस विषय पर कितनी चर्चा कर सकते हैं, कितने तथ्यों को, कितने आंकड़ों को हम जुटा सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको इस विषय की आने वाली सभी इकाइयाँ और चैप्टर्स मिलते रहें, उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में हम अपना आज का टॉपिक, जिसमें हम बात कर रहे हैं ये पॉलिटिकल साइंस यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, ड्यू सोल। तो देखिए, आप जब इस किताब को उठाएंगे, इस किताब के स्टार्टिंग में, प्रारंभ में जो पहली इकाई है, और क्योंकि हर इकाई में कुछ चैप्टर्स हैं, पहली इकाई में 4 चैप्टर हैं, उन 4 चैप्टर्स में से हम पहला चैप्टर ले रहे हैं, यानी चैप्टर ए ले रहे हैं। ए चैप्टर, जिसमें हम आदर्शवाद और यथार्थवाद की बात करेंगे। आदर्शवाद और यथार्थवाद इस इकाई के इस चैप्टर का नाम है। शुरुआत अगर हम करते हैं स्टार्टिंग से ही, तो देखिए यथार्थवाद और आदर्शवाद शब्दों के जो है, यहीं से शुरू से अगर हम इसकी बात करें, तो परिचय से अगर हम प्रारंभ करते हैं, यानी यथार्थवाद और आदर्शवाद वास्तव में है क्या, इन दोनों ही अवधारणाओं का, राजनीतिक तथ्यों का परिचय क्या है, एक इंट्रोडक्शन तौर पर आपको पहले ही पैराग्राफ में, पहले टॉपिक में दिया गया है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं यथार्थवाद की और आदर्शवाद की, तो देखिए अगर हम विश्व की अगर व्यवस्थाओं को देखें, विश्व के तंत्र को देखें, तो हम पाएंगे कि विश्व में 2 तथ्य या 2 कह सकते हैं संस्थाएं बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। एक और इसमें राज्य सबसे महत्वपूर्ण है और दूसरी तरफ है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। राज्य और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ऐसे महत्वपूर्ण 2 घटक हैं, ऐसी 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं कि जो विश्व राजनीति को या विश्व राजनीति में देशों के बीच आपसी संबंधों को, आपसी ताल्लुकातों को कहीं ना कहीं निर्देशित करते हैं, कहीं ना कहीं इन संबंधों को दिशा देने का काम करते हैं। राज्य का यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा जो अभिप्राय है, अगर हम सामान्य तौर पर राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं तो वहाँ राज्य का अभिप्राय, राज्य का जो अर्थ है वो स्टेट से होता है। स्टेट का मतलब जब हम राज्य की बात करते हैं तो वो, लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति पढ़ते हैं, राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं, तो वहाँ पर राज्य का अभिप्राय, राज्य का अर्थ एक देश या एक देश को चलाने वाली संस्थाओं, एक देश को चलाने वाली जो सरकारें हैं, उन्हें राज्य के तौर पर परिभाषित किया जाता है। जैसे अगर हम पढ़ते हैं अपना पॉलिटिकल साइंस में, एक बड़ा ही एक मेन टॉपिक है DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो वहाँ उसका अभिप्राय, राज्य का मतलब वही है, किसी देश की सत्ता, किसी देश की सरकार, राज्य। तो देखिए, राज्य यानी किसी एक देश की शासकीय संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ये 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं राजनीति के, कि जो विश्व में व्यवस्थाओं को बनाने, व्यवस्थाओं को बिगाड़ने, व्यवस्थाओं को चलाने का काम करते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और देश के संबंधों को लेकर, यानी एक देश और देश के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, एक राज्य और राज्य के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इन दोनों के बीच में जो संबंध हैं वो विश्व राजनीति में या राजनीतिक अवधारणाओं में 3 महान विवादों को जन्म देते हैं। 3 महान विवाद इनके महत्व को लेकर, यानी कि
राज्य और अंतर्राष्ट्रीय को लेकर जो 3 महान विवाद हैं, इन 3 महान विवादों पर जो हमारी ये जो बुक है, जो हमारी किताब है पूरी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, ये आधारित है, ये बेस्ड है। और इन 3 महान विवादों में से हम तीसरे महान विवाद की मुख्य तौर पर इस चैप्टर में आज की इस इकाई में चर्चा कर रहे हैं, और वो मुख्य विवाद है आदर्शवाद और यथार्थवाद। आदर्शवाद और यथार्थवाद की परिभाषा आपसे या तो वहाँ परीक्षाओं में जो है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाएगी, या फिर जब आप इसके बड़े तौर पर जो बड़े प्रश्न लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, तो वहाँ पर आदर्शवाद और यथार्थवाद की जो है परिभाषा पूछ ली जाएगी। यहाँ इस चैप्टर में हम शुरुआत वहीं से करते हैं कि भाई आदर्शवाद और यथार्थवाद का परिचय क्या है, इन दोनों का अभिप्राय क्या है, अर्थ क्या है। तो देखिए, विश्व राजनीति में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 2 महत्वपूर्ण जो है परिभाषाएं, अवधारणाएं, एक उनमें से है आदर्शवाद। आदर्शवाद एक ऐसी अवधारणा है, आदर्शवाद एक ऐसी कह सकते हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। ये जो आदर्शवादी समूह है विश्व का, ये मानता है कि विश्व में, हम इसको आदर्शवाद कह सकते हैं या फिर हम इसे कल्पना लोकवाद कह सकते हैं। आदर्शवाद को एक अन्य नाम से जब परिभाषित किया गया है वह कल्पना लोकवाद, आदर्शवाद को ही कल्पना लोकवाद के नाम से भी कह सकते हैं कि परिभाषित किया गया है। कल्पना लोकवाद। आदर्शवाद एक ऐसी अवधारणा है, आदर्शवाद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, मतलब कह सकते हैं कि स्तर पर जो भी लोग आदर्शवादी हैं, जो आदर्शवादी समुदाय है, आदर्शवादी कुनबा है विश्व का, वो मानता है कि विश्व की राजनीतिक परिस्थितियों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक परिस्थितियों में क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ हो सकता है, एक कल्पनावादी स्थितियों की कल्पना करते हैं। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें, विद्यालय में, स्कूल में एक आदर्श विद्यार्थी क्या होता है कि मतलब एक विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, एक विद्यार्थी किस तरह का होना चाहिए, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, वो आदर्शवाद है। तो वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आदर्शवाद एक अवधारणा है, वो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति की काल्पनिक स्थितियों की, आदर्श स्थितियों की बात करता है कि विश्व में राज्य और अंतर्राष्ट्रीय के बीच किस प्रकार के संबंध होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय जो कह सकते हैं गतिविधियां हैं वो किस प्रकार निर्देशित होनी चाहिए जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो आदर्शवाद से हुई है, कल्पना लोकवाद से हुई है। यानी एक ऐसा लोक, एक ऐसी दुनिया जो कल्पनाओं पर आधारित है, वो कहलाता है आदर्शवाद। जहाँ एक और जो आदर्शवादी अवधारणा है, आदर्शवादी अवधारणा को मानने वाले लोग विश्व की एक काल्पनिक, एक आदर्शात्मक स्थितियों की बात करते हैं, वहीं इनके बिल्कुल विपरीत यथार्थवादी जो कुनबा है, यथार्थवादी जो समुदाय है, वो बात करता है विश्व की वास्तविक घटनाओं पर, वास्तविकताओं पर। यानी जो यथार्थवादी समुदाय है, विश्व की जो यथार्थवादी अवधारणा है, इसको मानने वाले लोग विश्व की जो वास्तविक स्थितियां हैं, विश्व के और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं इनके और राज्यों यानी देशों के बीच जो वास्तविक संबंध हैं, वास्तविक संबंधों के कारण है, उनकी जो बात करता है वो एक अन्य अवधारणा है जिसे हम बोलते हैं वास्तविक जो है यथार्थवाद, या फिर वास्तविकताओं पर जो आधारित अवधारणा है वो। यानी कि अगर हम उदाहरण के तौर पर लें तो आदर्शवाद क्या है कि ये विद्यालयों में शिक्षार्थियों के लिए, यानी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक आदर्श स्थितियों की बात करता है। विद्यार्थियों को कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह की उनकी वेशभूषा, उनकी परिभाषा, मतलब उनकी भाषा होनी चाहिए, ये सब एक तरह से क्या है, आदर्शवाद है। जैसा होना चाहिए वो आदर्शवाद है, जो है, जो रियलिटी है, जो वास्तव में है, जो एक्चुअल में है, वो है आपका यथार्थवाद। यथार्थ शब्द का मतलब ही है हकीकत, वास्तविकता, तो यह यथार्थवाद है। यहाँ हम इस इकाई में, इस चैप्टर में आदर्शवाद और जो है यथार्थवाद के जो है बात कर रहे हैं, और इसे ही जो है पहला विवाद या प्रथम विवाद कहा गया है। राजनीतिक का जो प्रथम विवाद है, प्रथम विवाद के नाम से या फिर महान विवाद के नाम से, प्रथम विवाद या फिर महान विवाद के नाम से हम इस दोनों अवधारणाओं के बीच के जो कहते हैं कि क्लैशमेंट है, इन दोनों के जो बीच में विवाद है, झगड़े हैं,
उनकी यहाँ बात कर रहे हैं। तो यथार्थवाद और आदर्शवाद के परिचय के बाद, इसके इंट्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं आगे और जानते हैं ये जो महान विवाद जिसे हमने कहा, या प्रथम विवाद जिसे हमने कहा, जो कि आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच है, इसका इतिहास क्या रहा है, कैसे ये जो अवधारणाएं हैं ये उदित हुई, इनका जन्म हुआ, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ इस महान विवाद के इतिहास की, हिस्ट्री क्या रही। तो देखिए, जब महान विवाद के इतिहास की बात करते हैं, इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, तो देखिए इसकी उत्पत्ति यूरोप से मानी जाती है कि यूरोप में जब राजनीतिक जो अवधारणाएं हैं, राजनीतिक परिभाषाएं हैं, इनका उदय हुआ, इनका प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पर जो है 1648 में 1648 में हुई एक संधि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसे वेस्टफेलिया के नाम से, वेस्टफेलिया की संधि के नाम से जाना जाता है। वेस्टफेलिया की संधि जो कि 1648 में करीब 30 साल लंबे चले युद्ध के बाद, 30 साल यानी कि 1618 से लेकर 1648, 1648 तक एक बड़ा संघर्ष, बड़ा एक युद्ध जो है यूरोप में हुआ, यूरोप के देशों में हुआ। और इस युद्ध में हम बात करें कि बहुत सारे जो राजनीतिक दार्शनिक हैं, राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, उनकी जो विचारधाराएं हैं, उनकी जो तथ्य हैं, वो इसी घटना के बाद जो है वो निकल कर आते हैं। इसमें लेबनिज हैं, रूसो हैं, कांट हैं, सिचलर हैं, इन सभी राजनीतिक विद्वानों ने अपनी राजनीतिक जो अवधारणाओं को जन्म दिया है, अपनी राजनीतिक अवधारणाओं की उत्पत्ति की है, वो इसी संधि के बाद जो है मानी जाती है। इस 1648 की संधि को हम पहले अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तौर पर भी देखते हैं। कहा जाता है कि विश्व में पहला जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मुद्दे को लेकर, किसी बात को लेकर जो पहली संधि या पहला समझौता हुआ है, वो वेस्टफेलिया की संधि ही मानी जाती है। वेस्टफेलिया की संधि के बाद ही राष्ट्र और राज्य की जो अवधारणाएं हैं, यानी किसी भी क्षेत्र विशेष में बसे लोगों के अपने राष्ट्र के प्रति जो जागरूकता है, अपने राष्ट्र के प्रति जो लगाव है, जो खिंचाव है, वो इसी संधि के बाद देखने को मिलता है। वेस्टफेलिया की संधि जो है इस तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि वेस्टफेलिया की संधि से पहले हो सकता है कि बहुत सारी संधियां हुई हो, लेकिन क्योंकि राजनीतिक अवधारणाओं की उत्पत्ति का जो केंद्र है, राजनीतिक अवधारणाओं की उत्पत्ति की जो ज़मीन है, उसे यूरोप माना जाता है। ऐसा माना गया है कि यूरोप में ही सभी तरह की जो राजनीतिक अवधारणाएं हैं, उन्होंने जन्म लिया है, उन्होंने इसको जो है आगे बढ़ाया है। तो इसी तरह माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहला समझौता 1648 में कहाँ हुआ, वेस्टफेलिया की संधि के नाम से जाना गया, जो कि यूरोप में 30 साल लंबे चले युद्ध के बाद, ये जो युद्ध हुआ यूरोप के देशों में, इस युद्ध के बाद ही वेस्टफेलिया की संधि, और यही संधि जो है प्रारंभ मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है देश और देशों के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संधियां हैं, समझौते हैं, आपसी जो कह सकते हैं कि आपसी सामंजस्य है, आपसी तालमेल है, इसकी शुरुआत हम वेस्टफेलिया की संधि को ही मानते हैं। वेस्टफेलिया की संधि के बाद विश्व में जो संबंध हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या देशों के बीच में आपस में, तो इसको लेकर बहुत सारे राजनीतिक दार्शनिकों ने, राजनीतिक चिंतकों, विचारकों ने कई जो अवधारणाएं हैं वो प्रस्तुत की हैं। इनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम बोदिन है, बोदिन की एक रचना है, एक कृति है, इसका लेख है जिसका नाम है द लारे पुब्लिके में उन्होंने जो है अपने किसी भी राष्ट्र को एक महत्वपूर्ण इकाई मानकर ये कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे कारगर, सबसे बलशाली, सबसे प्रभावशाली जो एक इकाई है वो राज्य है, क्योंकि राज्य के पास ही अपने राष्ट्र के हितों, अपने राष्ट्र के जो कह सकते हैं कि जो भी वेलफेयर हैं उनको साधने की, उनको पूरा करने की क्षमता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर की, मतलब राज्य यानी राष्ट्र के स्तर की बात करनी हो तो यहाँ राज्य यानी एक देश, एक राष्ट्र जो है वो हमें अधिक प्रभावशाली, अधिक बलशाली नजर आता है। इस बात को करते हुए जो बोदिन ने अपनी जो बात कही, जिसमें उन्होंने संप्रभुता पर, यानी किसी भी देश की अपने देश के ऊपर प्रभुसत्ता, संप्रभुता का अर्थ होता है, एक शब्द जो यहां दिया इन्होंने, संप्रभुता में दो शब्द हैं, सम यानी स्वयं, प्रभुता यानी जब स्वयं की सत्ता होती है, स्वयं का शासन होता है,
जब भी किसी देश पर अपना खुद का अपना स्वयं का शासन हो तो संप्रभुता कही जाती है। तो यहाँ जो है बोदिन ने संप्रभुता की जो है आंतरिक और बाहरी अवधारणाओं की बात की है। आंतरिक संप्रभुता का के मतलब किसी भी अगर देश का आंतरिक तौर पर स्वयं की सत्ता है, स्वयं की प्रभुता है, तो ये जो है आंतरिक संप्रभुता कहलाती है। और बाहरी संप्रभुता का मतलब है कि जब किसी एक देश का किसी अन्य देशों के साथ इस तरह के संबंध स्थापित हों, इस तरह की जो है संधियां स्थापित हों जिससे कि दोनों ही देशों के हितों को, दोनों ही देशों या अन्य कई सारे देशों के हितों को, उनकी भलाइयों को साधा जा सके, तो ऐसी जो है स्थितियों को क्या है, बाहरी संप्रभुता के तौर पर जो है परिभाषित करने की कोशिश बोदिन ने की है। बोदिन जब बात करते हैं आगे इसमें, उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों को एकत्रित करने का, राष्ट्रीय राज्यों को एक साथ जोड़ने का जो महत्वपूर्ण साधन है, महत्वपूर्ण तरीका है, वो आपसी समझौते और संधियां हैं। 1648 की इसी संधि के बाद विश्व में बहुत सारी संधियां, बहुत सारे समझौते, बहुत सारे आपसी जो मेल मिलाप हैं, आपसी जो सामंजस्य हैं, वो बनने लगे थे। इसके बाद अगर बात करते हैं राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। और ये माना गया कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी राज्य अपने देश के नागरिकों, अपने देश के हितों, अपने देश के कह सकते हैं कि स्वार्थों को प्रथम रखकर, प्रथम पंक्ति में रखकर ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आचरण करता है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई देश अन्य देशों के साथ संबंध बनाएगा तो उसमें उसका जो पहला उद्देश्य होगा वो अपने देश की अपनी हित, अपने देश के स्वार्थ, अपने देश की जो इच्छा पूर्ति है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसे प्रायोरिटी दी जाएगी, और तब जाकर ही किसी अन्य देश के बारे में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या संबंधों के बारे में सोचा जाएगा। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपसी संधि या समझौते हैं, इनको आगे चलकर 18वीं और 19वीं सदी में और अधिक तीव्रता मिली जब औद्योगिकरण का दौर या पूंजीवाद का दौर आया। इस समय राष्ट्र के लिए अपने हितों को साधना, अपने हितों को प्राथमिकता में रखना और अधिक अनिवार्य हो गया। और हम इसी दौर में देखते हैं कि जब यूरोप में औद्योगिकरण हुआ, पूंजीवाद की उत्पत्ति हुई, देश अपने आप को लेकर अधिक संकीर्ण, अधिक जो है कह सकते हैं कि सीमित हो गए, अपने स्वार्थों को और अधिक जो है जो मेन लाइन में रखा जाना शुरू हो गया। तो इस सबको हम जो है 19वीं और 18वीं सदी की एक प्रतिस्पर्धा के दौर में देखते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ देशों के बीच में प्रतिस्पर्धात्मक यानी आपसी संघर्ष, आपसी झगड़े, आपसी जो विवाद हैं, उनकी उत्पत्ति भी 18वीं 19वीं सदी में देशों में होने लगी कि जब राष्ट्र ने अपने आप को, राज्य ने अपने आप को जो है अधिक प्राथमिकता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से व्यवहार करना प्रारंभ किया, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से व्यवहार करना प्रारंभ किया। इसी में एक जो महत्वपूर्ण जानकारी आती है वो ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं, इनका नाम है वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन ने सबसे पहले वेल्स विश्वविद्यालय में, अमेरिका में जो है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभाग की स्थापना की, मतलब जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना वेल्स विश्वविद्यालय में करने वाले कौन थे? वुड्रो विल्सन थे। वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विभाग की स्थापना करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विभाग की स्थापना करने वाले पहले व्यक्ति ये थे। अब इसके बाद ये हुआ कि जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व की स्थितियां बदली और राजनीतिक जो है अवधारणाओं को लेकर, राजनीतिक परिभाषाओं को लेकर, देशों के बीच आपसी संबंधों को लेकर अवधारणाएं, स्थितियां और विचार और अधिक बदले और अधिक इनमें परिवर्तन आया। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यथार्थवादी विचारों की उत्पत्ति। यथार्थवादी विचारों की उत्पत्ति की जब हम बात करते हैं तो देखिए, राजनीतिक यथार्थवाद जो सिद्धांत है वो आजकल का नहीं है, ना ही पहली 1-2 सदी का है। ये विचार बहुत ही प्राचीन, बहुत ही जो है
कह सकते हैं कि पुराकालीन है। अगर हम इस यथार्थवादी विचारों की बात करें, यानी यथार्थवादी विश्व की बात करने वाले जो है विचारकों की बात करें, अगर हम ऐसे बहुत सारे राजनीतिक सिद्धांतकारों की बात करें तो इनमें हम चाणक्य, सुन त्जू को, थ्यूसिडाइड्स को, मैकियावेली को, थॉमस हॉब्स को, ठीक है, इनके लेखों और इनके विचारों को यथार्थवादी विचारों की पुष्टि करने, यथार्थवादी विचारों का समर्थन करने के रूप में देखते हैं। यथार्थवादियों के अंतर्गत अनेक तरह के दृष्टिकोण जो हम देखते हैं, उनमें मानव स्वभाव को, मानव जो है व्यवहार को प्राथमिकता में, मुख्य धारा में रखकर करने की बात की गई है। अब जो यथार्थवादी जो लोग हैं, यथार्थवादी जो कुनबा है, समुदाय है विश्व का, ये 2-3 बातों को लेकर पूर्ण रूप से सहमत है। हालांकि इन समुदायों को मानने वाले, इन विचारों को मानने वाले लोगों के बीच में कई जगह हमें असहमति देखने को मिलती है। जिन बातों को लेकर सहमति है वो कुछ मुख्य सी बातें ऐसी हैं कि मानव स्वभाव स्वार्थी होता है। यथार्थवादी लोग जो मानते हैं कुछ मुख्य बातों में, पहली बात तो ये कि जो मानव स्वभाव है वो स्वार्थी है। यथार्थवादी जो समुदाय है वो मानता है कि मानव स्वभाव जो है वो क्या है, स्वार्थी है। मानव स्वार्थी है। दूसरा, विश्व अराजक है। विश्व अराजक है, यानी विश्व जो व्यवस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं, वो अराजक हैं। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्राधिकार नहीं है। तो जैसा कि हमने बात की कि जो यथार्थवादी विचारों को मानने वाले लोग हैं, उनके विचारों में हालांकि कई सारी विविधताएं हैं, कई सारी भिन्नताएं हैं, लेकिन कुछ बातें जिनको लेकर सभी यथार्थवादी चिंतक, विचारक और सिद्धांतकार सहमत हैं। उनमें पहली बात है कि मानव स्वभाव हमेशा से स्वार्थी रहा है। मानव हमेशा से अपने निजी स्वार्थों, अपने निजी विचारों को साधने में लगा हुआ है। ये विचार जो है जिसको लेकर सभी यथार्थवादी एक छतरी के नीचे आ जाते हैं, वो एक विचार है। दूसरा, विश्व अराजक है। ऐसा मानना है कि जो विश्व प्रकृति है, विश्व स्वभाव है, वो हमेशा से अराजक रहा है। अराजक मतलब लड़ने भिड़ने वाला, हिंसा करने वाला, विवाद करने वाला, झगड़े करने वाला, प्रतिस्पर्धा करने वाला। तो विश्व का जो रवैया है, यहाँ विश्व किसी हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, विश्व की होल सोल बात कर पा रहे हैं, तो विश्व जो है वो अराजक प्रवृत्ति का है, वो झगड़ल प्रवृत्ति का है। ऐसा जो विचार है यथार्थवादियों का मानना है। तीसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी प्राधिकार, यानी कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसा निकाय, कोई भी ऐसा जो है संगठन नहीं है जो पूर्ण नियंत्रण करके विश्व को चला सके, पूरे विश्व को जो है एक व्यवस्थित तौर पर चला सके। हम जब मैं ऐसा कहता हूं, मैं इन द सेंस कि भाई जो यथार्थवादी लोग जब ऐसा कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्राधिकार नहीं है, तो कुछ विद्वान लोग कहेंगे कि यूएनओ भी है, यूएनओ है, तमाम तरह की संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तमाम तरह के जो है कह सकते हैं कि विभाग हैं। तो जो अगर आप यूएनओ को भी हम आगे इस चैप्टर में या इस सिलेबस में पढ़ेंगे, तो यूएनओ की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, यूएनओ की भी अपने कुछ दायरे हैं, कुछ हदें हैं। तो यहाँ यथार्थवादी लोगों का जो मत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्राधिकार, कोई ऐसा संस्थान, कोई ऐसा निकाय, कोई ऐसा विभाग नहीं है जो पूरे विश्व को नियंत्रित करके चला सके, पूरे विश्व को जो है एक साथ जोड़ के चला सके। तो यथार्थवादी लोगों की जो समानता के कह सकते हैं कि वैचारिक समानता के जो केंद्र बिंदु हैं वो 3 मत हैं, ये 3 बातें हैं। इसके बाद जो यथार्थवादी समुदाय है, यथार्थवादी वर्ग है, वो बात करता है किस विषय में, ये यथार्थवादी विचारों को जो है 3S की थ्योरी, यहाँ पर जो है 3S की एक थ्योरी है। थ्री एस थ्योरी या फिर 3S सिद्धांत के नाम से हम इसे जानते हैं, और कई बार एग्जाम में, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि 3S थ्योरी यथार्थवादी लोगों, यथार्थवादी समुदायों के संदर्भ में क्या है। तो जब 3S की बात करते हैं तो 3S देखिए क्या है। जो पहला है वो है स्टेटिज्म। 3S में एक है स्टेटिज्म यानी राज्यवाद। पहला है स्टेटिज्म यानी कि राज्यवाद। दूसरा है सर्वाइवल
सर्वाइवल यानी उत्तरजीविका, उत्तरजीविका। तीसरा है सेल्फ हेल्प, सेल्फ हेल्प यानी आत्म सहायता। आत्म सहायता। तो देखिए यथार्थवादी विचारों को अगर हम एक साथ जोड़ लेते हैं, यथार्थवादी विचारकों के मतों को हम एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, तो यहाँ एक थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति हुई है जिसे 3S की थ्योरी या फिर 3S का कॉन्सेप्ट कहा जाता है, सिद्धांत कहा जाता है। कि 3S थ्योरी क्या है? जो सभी राजनीतिक जो सिद्धांतकार जिन्होंने यथार्थवाद का पक्ष लिया है, जिन्होंने यथार्थवाद को सही ठहराया है, उन सबके मतों को एक साथ जोड़कर एक विचार निकलकर सामने आता है जिसे हम 3S के तौर पर, 3S के सिद्धांत के तौर पर देख रहे हैं। इस 3S में पहला है स्टेटिज्म। स्टेटिज्म यानी राज्यवाद। यहाँ जब हम स्टेटिज्म की बात करते हैं, राज्यवाद की बात करते हैं, तो संभव सी एक बात है कि जहाँ पर विश्व में हर एक राज्य, हर एक राष्ट्र अपने आप को मुख्य धारा में रखकर, अपने आप को केंद्र में रखकर सोचता है, वो दूसरे देशों के साथ राजनीतिक संबंध या किसी भी तरह के संबंध बनाते समय इस बात का खासा ध्यान रखता है कि इससे राज्यवाद पर यानी अपने राष्ट्र पर, अपने राष्ट्रीय हितों पर, अपने राष्ट्रीय संरक्षण पर, सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या असर पड़ने वाला है। इस तरह के विचार को राज्यवाद या फिर स्टेटिज्म कहा गया है। स्टेटिज्म की विचारधारा में खास बात यह है कि यहाँ पर जो राज्य है, जो राष्ट्र है, वो मुख्य धारा में है, वो मुख्य अभिनेता है। अगर हम पूरे विश्व की राजनीति को एक फिल्म के तौर पर, एक सीरियल के तौर पर लें, तो इस सीरियल में जो सबसे मुख्य किरदार है, सबसे मुख्य जो कह सकते हैं कि जो अभिनेता है, वो कौन है? राज्य है, स्टेट है, यानी कि देश है। तो इसीलिए इस विचार को कि जहाँ पर सारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की धुरी, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की, अंतर्राष्ट्रीय विचारों की धुरी किसके इर्द गिर्द घूमती है? राज्य के इर्द गिर्द घूमती है। तो इस विचार को जहाँ पर राज्य को, राष्ट्र को एक महत्वपूर्ण तथ्य मानकर, एक महत्वपूर्ण किरदार मानकर इसको मुख्य धारा में रखकर विचार उत्पन्न किए जाते हों, विचार आगे चलते हों, इस विचारधारा को, इस सिद्धांत को स्टेटिज्म कहा जाता है, यानी कि राज्य कहा जाता है। दूसरी हम बात करते हैं सर्वाइवल। सर्वाइवल शब्द से आप समझ गए होंगे, उत्तरजीविका यानी कि रोजगार, यानी कि आमदनी, यानी कि जीविका। तो हम जब उत्तरजीविका की बात करते हैं तो यहाँ देखिए किसी भी राष्ट्र की अपने निजी साधनों, अपनी निजी जिम्मेदारियों की बात की जाती है। तो यहाँ पर ये माना गया कि सर्वप्रथम और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है किसी भी राज्य की, वो किसी को लेकर समझौता करना या संधियाँ करना या आपसी जो है एग्रीमेंट्स करना। इस सब में एक मूल उद्देश्य ये है कि किसी भी देश की उत्तरजीविका किस तरह चलती है। यहाँ उत्तरजीविका का अभिप्राय मात्र रोजगारों से, मात्र जो है काम धंधों से नहीं है। इसका अभिप्राय, इसका जो है उद्देश्य ये है कि किस तरह से कोई भी देश सर्वाइवल कर पाता है, किस तरह कोई भी देश अपनी उत्तरजीविका को उत्पन्न या नष्ट कर सकता है। इस सब की क्षमता, इस सब का जो कह सकते हैं कि जो बल है, जो इस सब की जो अधिकार हैं, किसके पास हैं? राज्य के पास हैं, देश के पास हैं। इस सब को मानते हुए और ये भी माना जाता है कि एक नैतिकता के तौर पर, एक नैतिक किरदार के तौर पर कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में इस तरह का व्यवहार करता है कि जिससे उसके आपसी जो संबंध हैं, आपसी व्यवहार हैं, वो भी बना रहे और उत्तरजीविका भी जो है सुरक्षित रह पाए, संरक्षित रह पाए। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है 3S थ्योरी में, वो है सर्वाइवल यानी कि उत्तरजीविका। तीसरा और अंतिम जो S है यानी सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प यानी आत्म सहायता। और जब हम आत्म सहायता की बात करते हैं तो यहाँ ये इस अवधारणा को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है कि विश्व जो है वो अराजक है, विश्व अराजक है। विश्व में संघर्ष होना, आपसी जो है युद्ध होना, आपसी विवाद होना, प्रतिस्पर्धा होना, ये एक स्वाभाविक सी घटना है, एक नेचुरल सी, एक बिहेवियरल घटना है कि जाहिर सी बात है जब विश्व में सभी देशों के अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य, अपनी इच्छाएँ अलग अलग होंगी, देशों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो अलग अलग होंगी। तो ऐसी स्थितियों में ये विवाद होना, प्रतिस्पर्धा होना, झगड़े होना, संघर्ष होना एक साधारण सी बात है, एक सामान्य सी गतिविधि है। और ऐसे में कोई भी देश केवल और केवल सेल्फ हेल्प, आत्म सहायता के द्वारा ही अपने आप को संरक्षित रख सकता है।
यहाँ जब हम आत्म सहायता की बात करते हैं तो यहाँ राष्ट्रों के बीच में, देशों के बीच में आपसी संधियाँ, ऐसे समझौते जो खुद को भी और दूसरे देशों को भी संरक्षित रख सकते हैं, दूसरे देशों को भी बचाकर रख सकते हैं, उन्हें भी सुरक्षित कर सकते हैं, ऐसे तथ्यों को जोड़कर ही आत्म सहायता यानी सेल्फ हेल्प की बात की गई है। तो यह जो थ्योरी है 3S सिद्धांत है, महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो 3S में स्टेटिज्म है यानी कि राज्यवाद है, सर्वाइवल यानी उत्तरजीविका है, और सेल्फ हेल्प यानी कि आत्म सहायता है, अपनी खुद की सहायता है। इसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो एक जो कॉन्सेप्ट इस थ्योरी के बाद, 3 की थ्योरी के बाद और जो 3S की थ्योरी है उसके बाद एक जो है एक शब्द आता है, यहां पर है जीरो सम गेम। जीरो सम गेम की बात की गई है, या फिर सुरक्षा की दुविधा भी इस कॉन्सेप्ट को ही कहा गया है। सुरक्षा की दुविधा या जीरो सम गेम है क्या, ये थ्योरी, ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि जब भी विश्व में सुरक्षा की बात आती है देशों के बीच में, राज्यों के बीच में, तो होता यह है कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी को, अपने डिफेंस को इंश्योर करने के लिए अपनी सैन्य क्षमताओं को, अपने सैन्य बल को, अपनी सैन्य ताकतों को बढ़ाने पर जोर देता है। और जब भी कोई देश अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से अपनी शक्तियों को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, तो ऐसे में निश्चित सी बात है जब कोई देश अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा हो तो तब किसी अन्य देश की शक्तियां कम हो रही होती हैं। अगर आप 5 से 10 पर आ रहे हैं और कोई 8 पर है, आपके 5 से 10 आने के क्रम में, आपके 5 से 10 आने की क्रिया में जो 8 था वो 10 से कम हो गया, यानी कि शक्तियाँ ऑटोमेटिकली, उसकी शक्तियाँ स्वाभाविक तौर पर कम हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो यहाँ पर जीरो सम गेम का जो अभिप्राय है कि विश्व में अपनी सुरक्षा को चिंतित जो देश हैं, जब किसी अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं, अपने सैन्य बलों को जो है बढ़ावा देते हैं, ऐसे में किसी अन्य देश की शक्तियाँ कम हो रही होती हैं, एक का बढ़ना दूसरे का स्वाभाविक तौर पर कम होना है, इसे ही जीरो सम गेम कहा गया है, या फिर इसे ही सुरक्षा की दुविधा कहा गया है। सुरक्षा की दुविधा इस संदर्भ में कि देखिए, अगर किसी भी देश को अन्य देशों के साथ अपने व्यापारिक, अपने राजनीतिक संबंध रखने हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसे अपनी शक्तियों को, अपने बल को अपने पड़ोसी देश जिनके साथ भी संबंध रखने की इच्छा है उनके साथ संतुलित रखना होगा, उनके साथ बैलेंस रखना होगा। अब अगर कोई भी देश अपनी शक्तियों को अपने प्रतिद्वंदी या अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके संतुलन में रखता है, उनके बैलेंस में रखता है, तो ऐसे में किसी भी देश पर खतरे की जो घंटी है वो बजनी शुरू हो जाएगी। जाहिर सी बात है, ऐसे में अधिक संभावनाएं हैं कि कोई भी देश उस पर हमला कर देगा, उस देश को अपने जो है अधिकार में, अपने नियंत्रण में लेने के प्रयास करेगा। लेकिन अगर कोई भी देश ऐसा करता है कि अपनी शक्तियों को उससे ज़्यादा बढ़ाए, तो संबंधों के बिगड़ने की संभावना है, और अपनी शक्तियों को घटाए तो अपनी सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होता है। इसे ही सुरक्षा की दुविधा के नाम से जाना गया है, जीरो सम गेम या फिर। तो देखिए, जीरो सम गेम और सुरक्षा की जो दुविधा की बात हम करते हैं, इसमें बहुत से उदाहरण हम ले सकते हैं कि शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और सोवियत संघ, जो कि शीत युद्ध के महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे। शीत युद्ध, अगर आप राजनीतिक विज्ञान पहले पढ़ चुके हैं, कोल्ड वॉर जो कि 1945 यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद से लेकर 1991 में सोवियत संघ के विघटन, सोवियत संघ की समाप्ति तक चला। तो शीत युद्ध के दौरान भी इसी उद्देश्य के साथ, यानी कि ये जो शक्तियों की जो जोड़ तोड़ है, शक्तियों के जो संघर्ष हैं, शक्तियों की जो ये मापातोली है, इस सब के उदाहरण के तौर पर हम शीत युद्ध के दौर में देखते हैं कि भाई अमेरिका ने बहुत सारी सैन्य संधियां की, जिनमें हम नाटो की बात करते हैं। नाटो, सीटो की स्थापना की अमेरिका ने, सेंटो की स्थापना अमेरिका ने की, और इसके जवाब में जो वार्सा पैक्ट है, वार्सा पैक्ट एक सैन्य संधि की स्थापना जो है सोवियत संघ ने भी की, यानी कि यूएसएसआर ने भी की थी। तो ये जो शक्तियों की जो जोड़ तोड़ है, शक्तियों की जो खींचातानी है, अपने आप को हमेशा शक्ति के मुख्य केंद्र में रखकर जो सोचने की जो प्रवृत्ति है, यही क्या जीरो सम गेम या फिर सुरक्षा की दुविधा कहलाती है। तो इस सब को करने के बाद हम चलते हैं आगे, और हम जब बात करते हैं यथार्थवाद की, तो यथार्थवाद के कुछ अन्य जो रूप हैं, यथार्थवाद की से जुड़ी हुई जो कुछ अन्य अवधारणाएं हैं,
हम उनकी चर्चा करते हैं। अब देखिए यथार्थवाद जब हम लेकर चलते हैं तो यथार्थवाद में हम कुछ जो है घटनाओं को देखते हैं, कुछ रूपों को देखते हैं। अगर हम होलसेल तौर पर हम यथार्थवाद को देखें तो यथार्थवाद के 3 रूप हम देखकर चलते हैं। 3 रूपों में जो पहली चीज है वह है शास्त्रीय यथार्थवाद। शास्त्रीय यथार्थवाद, इसके बाद हम बात करेंगे संरचनात्मक यथार्थवाद, यथार्थवाद की बात करेंगे, और हम इसी के साथ बात करेंगे नव यथार्थवाद की या नव शास्त्रीय यथार्थवाद की। नव शास्त्रीय यथार्थवाद या फिर नव यथार्थवाद हम इसे कह देते हैं। अगर हम शुरुआत करते हैं, देखिए यथार्थवाद हमने जैसा कहा कि विश्व में जो जैसा है उसे उसी रूप में समझना, उसे उसी रूप में जानना यथार्थवाद कहलाता है। और यथार्थवाद के चरण रहे हैं, यथार्थवाद की जो हैं कह सकते हैं स्टेप काल रहे हैं यथार्थवाद के। तो यहाँ पर देखिए यथार्थवाद के अगर हम शास्त्रीय रूप को देखते हैं, शास्त्रीय यथार्थवाद को देखते हैं, शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल यथार्थवाद को देखते हैं, तो इसकी शुरुआत हम करीब करीब 5वीं सदी से कर लेते हैं। 5वीं सदी में जो सबसे पहले की अगर बात करते हैं एक व्यक्ति रहे जिसका नाम था थ्यूसिडाइस्ट। थ्यूसिडाइस्ट जो है उन व्यक्ति ने 5वीं सदी में सबसे पहले यथार्थवाद को परिभाषित करने, यथार्थवाद को जो है इंकित करने की बात की है। और इनकी जो अपनी रचना है उसमें पेपोपेशियन जो वॉर है इस रूप में जो थ्योरिडाइट्स हैं ये इसकी वर्णन करते हैं, इसकी बात करते हैं। और यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले एक अन्य व्यक्ति भी जिसका नाम है ग्राहम टी एल्सन ने जो है थ्यूसिडाइट्स जो है ट्रैप के नाम से थ्यूसिडाइट्स जो थे उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को 19वीं-20वीं सदी में एक बार फिर उजागर करने की बात की। अगर हम यूरोप के इतिहास को पढ़कर आए हैं तो वहाँ हम एथेंस की जो है बात करते हैं। और जब एथेंस ने अपने आप को शक्तिशाली जो है शक्तियों को जुटाकर, सेना को जुटाकर बाकी जो है युद्ध की एक जो है पेलोपोनेशियन वॉर को जन्म दिया। पेलोपोनेशियन वॉर के समय भी अब ये माना जाता है कि इन सभी युद्ध की घटनाओं में 5वीं-6वीं सदी में भी जो युद्ध हुए हैं उन सब के युद्ध होने की जो महत्वपूर्ण कारक रहे, महत्वपूर्ण वजह रही वो मानव की महत्वाकांक्षाएं, भय का एक जो कारण था कि अपने आप के भय के चलते ही देशों ने दूसरों पर हमले किए, दूसरों से युद्ध किए। तो यहाँ यथार्थवाद की उत्पत्ति जो है 5वीं सदी, 5वीं में जो है सेंचुरी से ही देखी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं एलिसन को, एक जो अमेरिकी एक एलिसन है। एलिसन को इस बात का डर है कि अमेरिका की एक चुनौती के तौर पर, अमेरिकी शक्तियों के एक कह सकते हैं खतरे के तौर पर चीन को देखने की बात जो है एथेंस ने भी की है। तो इस तरह से जो प्राचीन काल से ही किसकी यथार्थवादी विचारों की, यानी कि शक्ति को लेकर, बल को लेकर जो देशों की चिंता, वास्तविकताओं की जो चिंता है उसको लेकर जो है विचार चलते आए हैं। तो ये क्या है? शास्त्रीय यथार्थवाद है। शास्त्रीय यथार्थवाद में जो मूल तत्व हैं ये कहे गए हैं कि जो विश्व है, विश्व अराजक है, विश्व हिंसक है, विश्व में लड़ने की, एक दूसरे से भिड़ने की प्रवृत्ति है। इस बात को जो है ज़्यादा पुरजोर तौर पर 5वीं सदी में भी कही गई है। अगर हम पेलोपोनेशियन वॉर की बात करें तो इस वॉर में भी ये कहा गया कि क्योंकि एथेंस जो था वो स्वार्थी हो चला था, अपनी शक्तियों को उसने इस कदर बढ़ाया कि वो दूसरे राज्यों, दूसरे साम्राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा रखता था। तो ये सब भी क्या है, जो है यथार्थवादी विचारों की प्रारंभिक जो है छड़ी है, प्रारंभिक रूप है। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो जो सार्वभौमिक नैतिकता की एक बात सामने आती है। सार्वभौमिक नैतिकता का अर्थ होता है कि एक ऐसी नैतिक जो है कह सकते हैं जिम्मेदारी, एक ऐसी नैतिक जो समझ कि जो अपने और अपने साथ अन्य देशों की सुरक्षा और उनकी कह सकते हैं हितों के बारे में भी बात करता हो। तो आत्महित की जब बात आती है तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है मैकियावेली आत्महितों के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि हर किसी देश के लिए हालांकि कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं, कुछ दायित्व हैं कि कोई भी देश अन्य देशों के साथ ऐसा व्यवहार करे जिससे कि स्वयं और दूसरे देशों के जो आपसी कह सकते हैं संबंध है वो ना बिगड़े।
उसमें भी मैकियावेली ने कहा कि इस स्थिति में भी कोई भी देश अपने आत्महितों को, अपने खुद की भलाई को प्राथमिकता देता है, उसे जो है मुख्य धारा में रखता है और उसके बाद जो है अन्य तौर पर देखने का प्रयास करता है। इसमें कुछ जो लोग हैं जिनके नाम इसमें आए हैं, एक हम बात करते हैं कि रेशन डिक्टेट, एक जो है कह सकते हैं कि भाई मतलब राज्य के औचित्य, तो जाहिर सी बात है किसी भी राज्य के अपने जो औचित्य हैं, अपने जो उद्देश्य हैं, अपने जो हित हैं, उनको रखकर, केंद्र में रखकर ही कोई देश सोचता है, विचार करता है। तो इसमें अगर बात करते हैं, फ्रेडरिक मैनेक एक व्यक्ति हैं, ये कहते हैं कि भाई किसी भी देश के लिए, कोई भी जो मैकियावेली ये कहता है शासकों को कि किसी भी देश को अपनी शक्ति और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर, अपनी शक्ति और स्वास्थ्य को जो है मुख्य धारा में रखकर व्यवहार और विचार करना चाहिए। इस सब को लेकर हम बात करते हैं। जो शास्त्रीय यथार्थवाद है वो करीब करीब 5वीं सदी से जन्मा है और 5वीं सदी में एथेंस का वॉर या चीन को लेकर कह सकते हैं कि अमेरिका का जो डर है, वो सब चीज़ें इसी में आती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं संरचनात्मक यथार्थवाद। संरचनात्मक यथार्थवाद की जब हम बात करते हैं तो देखिए, कोई भी विश्व अपनी देश की जो मूलभूत संरचना है, अपने देश की जो मूलभूत कह सकते हैं जो बनावट है, उसको लेकर बड़ा सचेत, बड़ा ही कह सकते हैं कि चिंतित रहता है। अब जब हम संरचनात्मक यथार्थवाद की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ लोगों के उदाहरण हैं, कुछ लोगों के नाम हैं कि जिन्होंने संरचनात्मक यथार्थवाद को कह सकते हैं कि जागृत करने की या उस बात को जो है पुरजोर तरह से रखने की बात करते हैं। इनमें सबसे व्यक्ति है, उसका नाम वॉल्ज है। वॉल्ज एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसने संरचनात्मक यथार्थवाद की बात की है। तो यहाँ कुछ जो लोग हैं इसमें, एथेंस के बाद जो है एलिसन है, या कुछ लोग जो हैं वो जो है शास्त्रीय यथार्थवाद की बात करते हैं। तो वॉल्ज जो है एक व्यक्ति जिसने पुरजोर तौर पर संरचनात्मक यथार्थवाद को स्पष्ट करने का काम किया है, इस मत को साफ करने का काम किया है। अब वॉल्ज जो है वो कहते हैं कि भाई सिंपल सी बात है कि एक इकाई के स्तर पर, एक राष्ट्र के स्तर पर कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश बाकी चीज़ों को, बाकी जो है तथ्यों को, बाकी जो है धारणाओं को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है, उन्हें इग्नोर करने की बात करता है। जाहिर सी बात है, वॉल्ज का कहना यह है कि जब भी कोई देश के सामने दो कह सकते हैं विकल्प हों, किसी देश के सामने दो ऑप्शन, दो विकल्प हों कि या तो उसे अपने राष्ट्र की जो मूलभूत संरचनात्मक व्यवस्था है, अपने देश के जो राष्ट्र के हित हैं उनको चुनना है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को, अंतर्राष्ट्रीय तंत्र को चुनना है, तो कोई भी देश स्वाभाविक तौर पर सबसे पहले अपना जो खुद का हित है, अपनी खुद की जो चीज़ें हैं उनको चुनेगा। उसकी प्राथमिकता अपने खुद की व्यवस्थाएं होंगी, तब जाकर वो आगे चलकर काम करेगा। अगर यहाँ हम बात करते हैं कि वॉल्ज अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को परिभाषित करने के कुछ नाम देता है, 3-4 जो है उसके नाम दिए जो हैं, किसके वॉल्ज से दिए हैं, वो उसमें व्यवस्थापक सिद्धांत की बात करता है कि कोई भी राज्य, कोई भी देश एक व्यवस्थापक का काम करता है। जो व्यवस्थापक यानी जो मैनेजर अपने देश के लिए संसाधनों को विश्व से जुटाने, अपने देश के संसाधनों को बढ़ाने, अपने देश के संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने पर ध्यान देता है। तो कि जो व्यवस्थापक जो है सिद्धांत किसने दिया, ये वॉल्ज का दिया हुआ है। अब क्या है, क्रियात्मक विभेदीकरण। तो कोई भी जो राष्ट्र है, कोई भी जो देश है, वो अपने देश की क्रियाओं में विभेद के तौर पर भी व्यवहार करता है। यानी किसी भी एक राष्ट्र की किसी अन्य स्थिति में कुछ और क्रियात्मक कार्यवाही हो सकती है और किसी अन्य स्थिति में वही जो राष्ट्र, वही जो देश है, अपने सिद्धांतों को साइड में रखकर किसी अन्य तरह की, किसी अलग तरह की क्रियात्मक कार्यवाही, क्रियात्मक जो नीति है वो अपना सकता है। अब इसमें जो तीसरी बात जो कहते हैं वॉल्ज, वो क्या है कि भाई क्षमताओं के वितरण। अब यहाँ जो वॉल्ज है वो कहते हैं कि किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र, किसी भी राज्य की जो क्षमताएं हैं उनका वितरण कोई भी राष्ट्र इस तौर पर, इस तरह से करता है कि जिससे देश में कह सकते हैं कि भाई सुरक्षा और आर्थिक स्थितियाँ दोनों बनी रहें। अगर हम यथार्थवाद की बात करते समय आगे चलते हैं तो एक निष्कर्ष ये निकलता है जो एक बैंडवैगन की नीति है। बैंडवैगन की नीति आपने पोल साइंस में 12th क्लास में पढ़ा होगा। अगर हम यथार्थवाद की बात करते हैं और हम संरचना, यहाँ से एक जो चीज़ आती है वो है बैंडवैगन। एक जो सिद्धांत, एक जो विचार है वो आता है बैंडवैगन के नाम से। अगर आपको याद है तो 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में जो वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, उसमें आपने पढ़ा है बैंडवैगन की नीति के बारे में। बैंडवैगन की नीति का मतलब क्या है, अर्थ क्या है,
तो देखिए सिंपल सी बात है, जहाँ हमने जो वहाँ पढ़ा वहाँ वो वही अर्थ वही परिभाषा यहाँ भी है। बैंडवैगन एक ऐसी नीति है कि देखिए विश्व में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो क्षमताओं में, बल में, शक्ति में, आर्थिक मामले में बाकी देशों से कमज़ोर हैं, बाकी देशों से निम्नतर हैं। ऐसी स्थिति में ये देश जिनके पास मूलभूत संसाधन भी नहीं है, जिनके पास कह सकते हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी नहीं है, वो देश अन्य देशों की तुलना में अपनी शक्ति, अपने बल, अपने प्रभाव को बढ़ाने पर ज़्यादा जोर नहीं देते, बल्कि जो विश्व की जो ताकतवर देश हैं, विश्व की जो स्थितियां हैं, उनके साथ सामंजस्य, तालमेल, उनके साथ जो है कह सकते हैं कि समानुभाव जो संबंध बनाने पर ज़्यादा जोर देते हैं। इसे ही बैंडवैगन की नीति कहा जाता है। बैंडवैगन की नीति के लिए जो 12th क्लास में थी एक कहावत थी कि जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए, कि यानी जो माहौल विश्व का चल रहा है, विश्व की जो स्थितियाँ हैं, ये जो निम्न तबके के देश हैं, जो संसाधनों से विहीन देश हैं, जो कमज़ोर देश हैं, वो बैंडवैगन की नीति का पालन करते हैं। यानी जो हमें सहायता करेगा, जो हमें बल देगा, जो हमारी मदद करेगा, उसके साथ चल देंगे। किसी से टकराने, प्रतिस्पर्धा करने, संघर्ष करने के लिए ना तो ये देश जो है कैपेबल हैं और ना ही ये ऐसा कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो है बैंडवैगन की नीति की एक चीज़ आती है। दूसरी बात है संतुलन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ सब संतुलन की बात करते हैं, शक्ति संतुलन। तो विश्व में अगर हम संरचनात्मक यथार्थवाद की बात करते हैं तो वहाँ एक शक्ति संतुलन की अवधारणा भी महत्वपूर्ण हो जाती है। शक्ति संतुलन का अभिप्राय है कि जब कोई भी देश अपनी शक्तियों को, अपने सैन्य बलों को अपने पड़ोसी देशों या जिन देशों के साथ भी हमारे संबंध हैं उनके संतुलन में रखता है, उनके बैलेंस में रखता है, तो इसे शक्ति संतुलन कहते हैं। शक्ति संतुलन का मतलब ये कि अगर जाहिर सी बात, अच्छा क्यों जरूरत है शक्ति संतुलन की? तो शक्ति संतुलन की ज़रूरत इसलिए भी है कि अगर मान लीजिए कि भारत है, भारत की शक्तियां अगर उसके संबंधित देशों के से अधिक हो जाएंगी तो संबंधित देशों को हमेशा ये डर बना रहेगा, उन्हें हमेशा ये भय सताएगा कि कहीं भारत उन देशों पर हमला करके उनकी सुरक्षा को नष्ट ना कर दे, उनकी सेफ्टी को जो है डिस्ट्रॉय ना कर दे। और ऐसे में कोई भी देश हमसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार या व्यवसाय को जोड़ना नहीं चाहेगा। और अगर हमारी शक्तियाँ पड़ोसी देशों से या संबंधित देशों से कम हुई, ऐसे में हमारे ऊपर ये डर बना रहेगा कि कहीं अन्य जो देश हैं, संबंधित देश हैं, वो हम पर हमला ना कर दें, हम पर जो है अपना कब्जा ना कर लें। इसीलिए क्या होगा कि हम इस खौफ में रहेंगे। इसीलिए जो अवधारणा जन्मी है वो है शक्ति संतुलन संरचनात्मक यथार्थवाद में, जिसमें हर देश ये कोशिश करता है कि उसके सैन्य बल, उसकी सैन्य क्षमताएँ, सैन्य शक्तियाँ संबंधित देशों के बैलेंस में रहें, उनके संतुलन में रहें, जिससे कि व्यापारिक जो गतिविधियां हैं वो भी चलती रहें और जो आपसी संघर्षों का जो डर है वो भी खत्म हो जाए, उससे भी बचा जा सके। तो इसी को यानी कि जो संरचनात्मक यथार्थवाद है, इसे ही हम रक्षात्मक यथार्थवाद या फिर आक्रामक यथार्थवाद भी कहते हैं। यानी जहां पर कोई भी देश केवल और केवल अपने देश के रक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखता है, रक्षात्मक जो है तथ्यों का ध्यान रखता है और उसमें अपने प्रतिद्वंदियों, अपने जो प्रतिस्पर्धी हैं, अपने प्रतियोगी हैं, उनके ऊपर विशेष ध्यान देता है। ये सब बातें किस में आएंगी? ये संरचनात्मक यथार्थवाद में आएंगी। तीसरा और अंतिम जो घटक बचता है यथार्थवाद का वो है नवशास्त्रीय यथार्थवाद, न्यू क्लासिकल यथार्थवाद। अब न्यू क्लासिकल यथार्थवाद में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को, अंतर्राष्ट्रीय तंत्र को, अंतर्राष्ट्रीय जो भी समुदाय हैं उन सबको एक ऐसे तौर पर देखा जाता है कि जो एक घरेलू राजनीति है। घरेलू राजनीति अपने घरेलू तत्वों, अपने घरेलू कह सकते हैं साधनों के ऊपर ध्यान देता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो वहाँ ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सभी जो देश हैं वो इस तरह व्यवहार करें कि जिससे सभी देशों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, इंश्योर किया जा सके। इस तरह और इस तरीके से सभी देश एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। यहाँ स्टीफन वॉल्ट एक व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि नवशास्त्रीय यथार्थवाद घरेलू राजनीति को शक्ति के वितरण, विदेशी नीति के बीच एक व्यवस्थापन के तौर पर, एक मैनेजर के तौर पर, एक बैलेंसिव तौर पर देखता है कि जहाँ पर किसी भी देश को नवशास्त्रीय यथार्थवाद में ये माना गया है कि कोई भी देश अपने देश के हित, अपने देश की भलाइयों, अपने देश की जो व्यवस्थाएं हैं उनका ध्यान रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार करे। यानी कि ना तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कोई हानि पहुंचे और ना ही अपने देश के हितों, सुरक्षा और अपने देश के मूल तत्वों को नुकसान पहुंचे। इस दोनों ही चीज़ों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की जो स्थितियां हैं, इन दोनों के चीज़ में बैलेंस करने की जो बात करते हैं, उसके बीच में संतुलन बिठाने की जो बात करते हैं, वही क्या है? नव यथार्थवाद है।
तो यहाँ हमने यथार्थवाद के तीनों रूपों, शास्त्रीय यथार्थवाद जो कि 5वीं सदी से जन्मा, युद्धों के ऊपर यानी जहाँ पर युद्ध ही महत्वपूर्ण थे, संरचनात्मक जो है यथार्थवाद जहाँ पर बैंडवैगन जैसी नीति, शक्ति संतुलन जैसी नीतियों का जिक्र आया, और नवशास्त्रीय यथार्थवाद जहाँ पर राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र के बीच में बैलेंस करने, संतुलन करने की बात की उत्पत्ति होती है। ये तीनों ही जो विचार हैं वो यथार्थवाद के अंतरिम विचार हैं, यथार्थवाद के आंतरिक विचार हैं। यथार्थवाद के सभी आयामों, सभी घटकों की विचार विस्तार से चर्चा करने के बाद जो इस इकाई में, इस चैप्टर में हमारा अगला टॉपिक है वो है आदर्शवाद और उदारवादी विचारों का उदय। आदर्शवाद या तो आदर्शवाद या उदारवादी विचारों का उदय किस रूप में हुआ, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, अभी तक जहां हम बात कर रहे थे वहां पर किसी भी देश के लिए, यथार्थवादी दुनिया में, यथार्थवादी विश्व में किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपनी शक्तियों को इस तरह से नियंत्रित करे, अपने देश की शक्तियों को इस तरह से उपयोग करे, इस्तेमाल करे, जिससे कि वो अपने खुद की जो सुरक्षा है, खुद के जो हित हैं उनको साध सके, उन्हें पूरा कर सके, उनकी रक्षा कर सके। लेकिन जब बात करते हैं आदर्शवाद या फिर उदारवादी विचारों के उदय की, तो यहाँ देखिए जो महत्वपूर्ण सी जो 2-3 बातें हैं वो ये कि शीत युद्ध, और देखिए इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो ये कि जहाँ पर एक ऐसे विश्व की कल्पना की जाए, जहाँ पर एक ऐसे विश्व के बारे में विचार किया जाए कि जहाँ विश्व जो है एक सामूहिक शांति का जो है परिचायक हो, सामूहिक शांति का जो है घटक हो। इस तौर पर जब बात की जाए तो वो आदर्शवाद या फिर उदारवादी विचारों की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। आदर्शवादी या उदारवादी विचारों की जब बात की जाए तो ये एक ऐसा सिद्धांत है, ये ऐसे एक विचार है कि जो यूरोप में हालांकि बाद में पनपा, पहले युद्धों की जो प्रवृत्ति है, युद्धों का जो नेचर है वो चला, लेकिन जब लगने लगा कि विश्व में युद्ध जो है वो किसी भी परिणाम पर पहुंचने के लिए सही तरीका नहीं है, सही माध्यम नहीं है, तो जो लोग हैं वो एक शांतिपूर्वक विचारों, समझौतों और संघर्षों पर जो है बढ़ने लगे, उस ओर विचार करने लगे। तो उससे आदर्शवादी विचारों और उदारवादी विचारों को बल मिला, इन्हें जो है इसकी जो प्रतिपुष्टि मिली। अगर हम देखते हैं पूरे विश्व में शीत युद्ध का जो पूरा दौर रहा है, हालांकि शीत युद्ध से पहले वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि दूसरा विश्व युद्ध जो है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो जान और माल की हानि हुई, जो हिंसक जो घटनाएं हुई, इन सब के बाद कहीं ना कहीं जो रुचि है विश्व के सभी देशों की वो आदर्शवाद या उदारवादी विचारों में बढ़ी है। यानी विश्व कैसा हो, विश्व की नियति कैसी हो, विश्व का जो है ढांचा किस तरह का हो, इस तरह विचारों पर ज़्यादा जोर दिए जाने पर बल दिया गया। तो यहाँ देखिए जब हम बात करते हैं शीत युद्ध और जो है शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ के विघटन की बात करते हैं, तो एक व्यक्ति जो बड़े फेमस हैं, इनका नाम है इमैनुएल कांट। इमैनुएल कांट जो है एक सामूहिक शांति का प्रस्ताव रखते हैं, सामूहिक शांति की बात करते हैं। सामूहिक शांति का या फिर जो बोल सकते हैं कि भाई एक विश्व शांति का जब विचार इमैनुएल कांट ने रखा, तो इसमें ये बातें निहित थी कि विश्व के सभी देश, विश्व के जो सभी राष्ट्र हैं वो इस तरह व्यवहार करें कि कभी भी किसी भी स्थिति में युद्धों की जो है नौबत ना आए, युद्ध तक जो है बात ना पहुंचे। इसी के साथ जो है समर्थन करते हुए जो हाफमैन है, एक व्यक्ति जो अन्य राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, हाफमैन ने इमैनुएल कांट के विचारों का पूरी तरह से समर्थन किया और ये विचार सामने रखा गया कि अगर देश गणतंत्रवादी होंगे, अगर देश गणतांत्रिक या लोकतांत्रिक होंगे, तो ऐसी स्थिति में युद्धों को रोक पाना या शांति की ओर बढ़ पाना ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा जो है सुलभ होगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी ऐसा देश के जो नागरिकों के जो लोकतांत्रिक जो है आयामों के या गणतांत्रिक आयामों के आधार पर चलता है, ऐसी स्थिति में युद्धों का समर्थन, युद्धों का पक्ष, युद्धों का फेवर शायद ही कोई ले, शायद ही ये कोई माने कि युद्धों से कोई परिणाम निकलने वाला है या युद्धों से कोई लाभ होने वाला है। तो यहाँ पर जो है जो हाफमैन है वो युद्धों को जो है नियंत्रण रखने के विचार पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आत्म संयम, यानी अगर सभी देश अपने ऊपर संयम रखें, अपनी गतिविधियों पर संयम रखें तो युद्ध चल सकते हैं। समभाव के विचार को इन्होंने समर्थन दिया, यानी कि एक दूसरे के प्रति जो लगाव है, जो विचार है, उसको मतलब आपसी मैत्रीपूर्ण जो संबंध हैं उनकी बात की, समझौते की बात की और शांति उदारवाद की बात की। इन सब का समर्थन करते हुए
हाफमैन ने कहा कि विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपसी जो युद्धों के जो विचार हैं, युद्धों के जो आयाम हैं, उन सब को नकारा जा सकता है, उन सबको टाला जा सकता है। इसके साथ ही एक डॉयल जो कि अन्य राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, वो कहते हैं कि जब भी देश की सरकारों का चयन वो लोग करेंगे, वो नागरिक करेंगे कि जिनके ऊपर उस युद्ध का बोझ पड़ने वाला है, जिसके ऊपर उस युद्ध के जो है दबाव पड़ने वाला है, तो अगर ऐसे में वो जनता अपनी सरकारों को चुने कि जो सरकारें युद्ध होने या ना होने के लिए जिम्मेदार हैं, तो संभावनाएं इस बात की बहुत ज़्यादा हैं कि युद्ध नहीं होंगे। अगर लोगों को अधिकार दिया जाए निर्णय करने का, लोगों को अधिकार दिया जाए ये फैसले करने का कि युद्ध हो ना हो, तो ऐसा एक निश्चित सा अनुमान है कि विश्व में लगभग 80 से 90% लोग होंगे जो युद्धों का पक्ष नहीं लेंगे, युद्धों के विरुद्ध होंगे, युद्धों के खिलाफ होंगे। एक सामान्य सी अवधारणा जिसका पक्ष लेते हुए डॉयल कहते हैं कि अगर देश की सत्ता वास्तव में गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक होगी तो ऐसे में युद्धों को टाला जा सकता है, युद्धों की संभावनाएं कम बनेगी। ऐसे में थॉमस पेन एक व्यक्ति अपनी एक कृति में, अपनी एक रचना में, जिसका नाम द राइट ऑफ मैन है, में कहते हैं कि प्रणाली केवल शक्तिशाली लोगों के हितों को बढ़ावा देती है, युद्ध प्रणाली केवल उन लोगों की भलाई के लिए है, युद्ध प्रणाली केवल उन लोगों के हितों के लिए है जो शक्तिशाली लोग हैं। युद्ध कभी भी किसी भी कमज़ोर पक्ष के लिए लाभकारी, उसके हितों में हो ही नहीं सकता। इस तौर पर जो है थॉमस पेन अपने विचारों को रखते हैं। अब यहाँ पर लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत के तौर पर यह कहा गया, एक विचार जो सामने आया वो है लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत। इस बात की प्रतिपुष्टि की गई है कि विश्व में अधिकांश देशों में अगर लोकतंत्र होगा, अगर डेमोक्रेसी होगी, तो शांति स्थापना की संभावनाएं अधिक हैं। शांति स्थापना के जो कह सकते हैं कि प्रयास हैं वो अधिक किए जाएंगे, कि क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक देश अपने देश पर ना तो युद्धों का बोझ देखना चाहेगा और ना ही विश्व में किसी भी तरह की नरसंहार, किसी भी तरह की जान माल की हानि को स्वीकार कर पाएगा। डॉयल हों, इमैनुअल कांट हों, या फिर हम बात कर सकते हैं थॉमस पेन हो, इन तीनों लोगों ने इस बात को बड़ी जो है मजबूती से रखा गया है कि विश्व में अगर आपसी व्यापार है, आपसी समझौते हैं, आपसी संधियां हैं, आपसी कह सकते हैं कि मत मतांतरण हैं या विचार मिलते हैं, तो ऐसे में युद्ध की स्थितियों को टाला जा सकता है। इसके लिए विश्व में बहुत सारी संगठनें हैं, संस्थाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ है, विश्व व्यापार संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, स्वास्थ्य संगठन, ऐसी तमाम संस्थाएं हैं कि जो उन संभावनाओं को कम करने, उन संभावनाओं को टालने का काम करेंगी जो संभावनाएं विश्व को किसी भी माध्यम से युद्ध की कगार, युद्ध की चौखट पर ले जाए। इसमें अगर हम बात करते हैं तो देखिए सोवियत संघ की स्थापना वगैरह ये सब चीज़ें इसी में आती हैं। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं आदर्शवाद या उदारवादी विचारों का उदय, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है इस बुक में वो है इस तौर पर कि भाई शास्त्रीय उदारवाद। शास्त्रीय उदारवाद की अगर हम बात करते हैं शास्त्रीय उदारवादों की अगर हम बात करें तो देखिए शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल उदारवाद। अगर हम क्लासिकल उदारवाद की बात करें, शास्त्रीय उदारवाद की बात करें, तो यहाँ पर देखिए दो तीन जो चीज़ें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि लगभग दूसरा विश्व युद्ध और पहला विश्व युद्ध पूरे विश्व ने देखा, और पहले दूसरे विश्व युद्ध में जो जान माल की हानि हुई है, अगर पहले युद्ध के बाद हम देखें तो हम देखते हैं कि 1920 में 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना भी हो चुकी थी। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1920 में हो चुकी थी। 1918 में जो है पहला विश्व युद्ध बंद हुआ, 1920 में ही जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशंस को राष्ट्रीय संघ को बना दिया गया था। और इस विचार का यानी जो लीग ऑफ नेशंस के बनने का जो रास्ता भी तैयार किया वो 1918 में 1980 में अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने किया था। वुड्रो विल्सन का ही विचार था। इन्होंने 14 सूत्रीय एक प्रस्ताव रखा, 14 सूत्रीय एक मत समझो कह सकते हैं कि एक सुझाव रखा जिसमें विश्व में युद्धों को होने की संभावनाओं को समाप्त करने या युद्धों को होने से रोकने के विचार थे। तो 14 सूत्रीय प्रस्तावों को वुड्रो विल्सन अमेरिकी राष्ट्रपति 1980 में लेकर आए थे, और लगभग जो वुड्रो विल्सन के विचार थे, 14 सूत्रीय जो उनके सुझाव थे, उन सुझावों के आधार पर ही 1920 में 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। तो ये जो हम कह सकते हैं कि भाई जो शास्त्रीय उदारवाद है
यानी जो क्लासिकल जो उदारवाद है, इसका प्रारंभ नहीं ऐसा है कि भाई 1991 में सोवियत संघ का विघटन होने के बाद हुआ हो। 1945 या उससे भी पहले 1920 में पहले विश्व युद्ध के बाद भी इस सब की शुरुआत, इस सब की जो है प्रारंभ कर दिया गया था। अगर हम देखें कि जो शास्त्रीय उदारवाद है, यहाँ वुड्रो विल्सन या ऐसे बहुत सारे प्रयास हुए, ऐसी बहुत सारी कोशिशें हुई जहाँ पर उदारवादी विचारों की जड़ें जमने लगी थी, उदारवादी विचारों की जड़ें कहीं ना कहीं पनपने लगी थी। तो शास्त्रीय उदारवाद यानी कि जो उदारवाद है उसका प्राचीन रूप भी हमारे सामने है। अब हम आगे आते हैं और बात करते हैं नव उदारवाद की, यानी न्यू उदारवाद की। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं नव उदारवाद की, तो नव उदारवाद का जन्म मतलब जो कह सकते हैं कि प्रारंभ है वो कहाँ से माना जाता है कि जब शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, शीत युद्ध प्रारंभ होने के साथ ही ये विचार कहीं ना कहीं जो है पनपने लगे थे, विचार जो है कहीं ना कहीं जन्म लेने लगे थे कि विश्व में शांति, विश्व में स्थायित्व, विश्व में आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल तब तक संभव रह पा सकता है जब तक कि देशों के जो सभी लोग हैं वो उदारवादी विचारधाराओं को अपनाएं, उदारवादी मत का समर्थन करें। तो इसके साथ ही जो है 1945 के बाद यानी शीत युद्ध का प्रारंभ होने के बाद ही ये सब चीज़ें शुरू हो गई थी। इसमें नव जो उदारवाद है, नव उदारवाद को एक मजबूत पक्ष के तौर पर, एक मजबूत तथ्य के तौर पर देखने को देखा गया। और नव उदारवादियों की ही जो है कह सकते हैं कि परिकल्पना है, नव उदारवादियों का ही एक योगदान है कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यूएनओ जैसी संस्थाओं की स्थापना हो पाई और ऐसे बहुत सारे अवसर, ऐसे बहुत सारे मौके आए कि जहां पर यूएनओ या फिर विश्व के ऐसे बहुत सारे देशों ने ऐसे कदम उठाए कि जहां पर किसी भी देश को नुकसान पहुंचाने का पुरजोर विरोध हुआ, किसी भी देश को नुकसान पहुंचाने का जो है कहीं ना कहीं भर्त्सना की गई। तो इसमें सामंजस्य की जो प्रकृति है उदारवाद में वो हमेशा देखने को मिलती है, तालमेल की प्रवृत्ति हमेशा देखने को मिलती है, यानी कि सभी देश हैं वो आज वर्तमान में अगर हम देखें तो शायद ही कोई देश विश्व में ऐसा होगा जो युद्ध का पक्ष ले या युद्धों को समर्थन करे या युद्धों को जो है सही ठहराने का प्रयास करे। युद्धों की संभावनाएं तो बनी रहती हैं, लेकिन समर्थन किस तौर पर मिलता है, विश्व का जो आज नव स्वरूप है वो नव उदारवाद की तरफ जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चैप्टर की एंडिंग में अगर हम बात करें तो एक टॉपिक जो हमारे पास रह जाता है वो आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद का विवाद है। तो अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग हमने जहाँ से की थी वहीं पर हम आ पहुँचे हैं, आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। आदर्शवाद बनाम शब्द का जो इंग्लिश शब्द आप समझेंगे वर्सेस। जब आप मैच देखते हैं, जब आप कोई कुश्ती देखते हैं तो वहाँ हम देखते हैं वर्सेस, तो बनाम शब्द जो है वर्सेस का हिंदी रूप है, हिंदी शब्द है। तो आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद की जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ तक की पूरी चर्चा से यथार्थवाद को हमने समझा, आदर्शवाद को हमने समझा। आदर्शवाद एक अलग तरह के विचारों, उदारवादी विचारों की बात करता है, यथार्थवाद विश्व की जो वास्तविक घटनाएं हैं उनकी बात करता है, उनका पक्ष, उनका समर्थन लेता है। तो एक तरफ जो यथार्थवाद आदर्शवाद है, आदर्शवाद एक ऐसे स्थितियों में ऐसे विश्व की बात करता है कि जो वास्तव में अभी नहीं है, लेकिन उस तरह के विश्व की, उस तरह की दुनिया की एक संरचना बनाई जा सकती है, विश्व के इस तरह के स्वरूप को संगठित या जो है निर्मित किया जा सकता है। उस पक्ष की बात यथार्थवाद का जो आदर्शवाद है करता है, और यथार्थवाद कल्पनाओं पर आधारित है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। यथार्थवाद विश्व को इस रूप में देखता है कि विश्व में देश हैं, देशों के अपने निजी हित हैं, अपने खुद के स्वार्थ हैं, अपने खुद के विचार हैं, और ऐसे में देशों के बीच में संघर्ष होना, लड़ाइयाँ होना, विवाद होना, आपसी वैचारिक मतभेद होना, ये आम सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, साधारण सी बात है। इस ओर यथार्थवाद करता है। तो आदर्शवाद अपनी जगह ठीक है और यथार्थवाद अपनी जगह ठीक है। आदर्शवाद की आवश्यकता विश्व के भविष्य के रूप में देखी जाती है और यथार्थवाद की व्यवस्थाओं को विश्व के वर्तमान जो स्वरूप है, विश्व का जो वर्तमान जो स्थितियाँ हैं उस तौर पर देखा जाता है। यहाँ हम जो है बात कर सकते हैं, उदाहरण के तौर पर देखिए 1919 की बात करें तो जर्मनी के साथ जो भी हुआ, ठीक है, वर्साई की संधि को अगर हम देखते हैं तो ये सब जो चीज़ें हैं वो यथार्थवाद और आदर्शवाद के आपसी मतभेदों, आपसी जो है चीज़ों को देखकर चलती आ गए। इसके बाद जब हम शीत युद्ध की बात करते हैं तो ट्रूमैन सिद्धांत, रोजवेल्ट सिद्धांत और बहुत सारी चीज़ें, उन चीज़ों को लिखकर हम आदर्शवाद और यथार्थवाद की तुलना कर सकते हैं। दोनों को हम जो है
सही या गलत के रूप में परिभाषित करते हैं। लेकिन एक जो अंतिम विचार और इस पूरे चैप्टर का जो निष्कर्ष है वो ये कि एक महान विवाद के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, विश्व राजनीति में हमेशा से जो है आदर्शवाद और यथार्थवाद के ऊपर चर्चाएं, आपसी विवाद, आपसी जो तनाव है वो रहेगा। कभी पल्ला इस ओर झुकेगा, कभी पल्ला उस ओर झुकेगा, लेकिन जो स्थितियां हैं, जो दशाएं हैं, विश्व का परिचालन है, विश्व के जो स्वरूप हैं, उस आधार पर आदर्शवाद और यथार्थवाद दो महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं, महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं और जिनको लेकर विश्व राजनीति का महान विवाद है, पहला महान विवाद है। इस तरह से हम निष्कर्ष के तौर के साथ इस चैप्टर की, इस इकाई की यहीं एंडिंग करते हैं, जहां हम आदर्शवाद और यथार्थवाद की चर्चा कर रहे थे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर के बारे में, इस इकाई के बारे में एक सामान्य सी समझ जरूर बन गई होगी, जिसके साथ हम परीक्षाओं में जाकर परीक्षाओं में लिख सकते हैं। और अगर आप इस तरह की वीडियोस, हम कोशिश करेंगे कि जो ये इसके अगले चैप्टर हैं या इकाइयाँ हैं उन्हें जल्द से जल्द आपके बीच लेकर आएँ। अगर आपके कुछ सुझाव हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं, आपके कुछ सुझाव, कुछ परामर्श हैं, तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। कुछ और तरह की वीडियोस अगर आप चाहते हैं या इन वीडियोस में हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो उसके सुझाव भी आप लिखें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अपने साथियों के साथ, जो भी आपके सहपाठी हैं, आपके जो भी कॉलेज मेट्स हैं, उनके साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेंगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।